हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए सामाजिक विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे। यहां पे आपको बताना है कि मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य थे। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ। जो मुस्लिम लीग था इसका स्थापना कब हुआ तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ। इसका उद्देश्य मुस्लिम लोगों के हितों की रक्षा करना था। जो मुस्लिम लीग था इसका उद्देश्य क्या था कि मुस्लिम लोगों की हितों की रक्षा करना था। इसकी नींव ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने रखी थी। जो यहाँ पे मुस्लिम लीग था इसका नींव किसने रखा था तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने रखा था। इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाना था तथा न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों को जगह दिलाना था। मुस्लिम लीग का क्या उद्देश्य था कि मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाना था तथा न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों को जगह दिलाना था। और यहाँ पे देखिए, और विधान परिषद में अलग निर्वाचन मंडल बनाना एवं काउंसलिंग में उचित जगह मिलना था। और यहाँ पे देखिए, मुस्लिम लीग का ये भी उद्देश्य था कि विधान परिषद में एक अलग निर्वाचन मंडल बने और काउंसलिंग में उचित जगह मिले। ये क्या था, मुस्लिम लीग का उद्देश्य था, जो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ तो मुस्लिम लीग का स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुआ। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और मुस्लिम लीग का नींव किसने रखा था तो सलीमुल्लाह खान ने रखा था। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। यहाँ पे आपको बताना है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। दांडी यात्रा का उद्देश्य समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैसला है। जब यहाँ पे देखिए नमक पर कर ज्यादा बढ़ा दिया गया, यानी बहुत ही अधिक जब कर बढ़ा दिया गया, तब यहाँ पे दांडी यात्रा का शुरुआत होता है। और दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या होता है कि समुद्र तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर और जो नमक कानून बना था उसका उल्लंघन करना था और सरकार को बताना था कि नमक पर जो आप कर बढ़ाए हैं वो आपका अनुचित फैसला है, इसे आप लोग वापस ले लीजिए। और यहाँ पे देखिए, साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुरुआत का भी संकेत देना था। और यहाँ पे देखिए, दांडी यात्रा से ही सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का भी संकेत देना था। तो ये थे दांडी यात्रा के उद्देश्य। तो ये भी आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप देखिए, 3 नंबर प्रश्न है, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि गांधी इरविन पैक्ट कह लीजिए या दिल्ली समझौता कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन तथा गांधी जी के बीच 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता वार्ता संपन्न हुआ। क्या हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन आए और गांधी जी के बीच यहाँ पे 5 मार्च 1931 ईस्वी को एक समझौता वार्ता संपन्न हुआ। इसे गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता कहते हैं। और इसी समझौता को हम लोग क्या कहते हैं कि गांधी इरविन पैक्ट बोलते हैं या दिल्ली समझौता कहते हैं। ये क्योंकि ये जो समझौता हुआ था ये दिल्ली में हुआ था, इसीलिए इसे दिल्ली समझौता भी कहते हैं, जिसमें से सरकार की तरफ से लॉर्ड इरविन आए थे और यहाँ से भारत की तरफ से गांधी जी थे। और इन दोनों के बीच यहाँ पे क्या हुआ था, 5 मार्च 1931 में दिल्ली में समझौता वार्ता संपन्न हुआ। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए आगे क्या है, इसी समझौता के तहत गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को स्थगित कर दिया। और जो ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था यानी गांधी इरविन समझौता हुआ था,
इसी समझौता के तहत गांधी जी ने क्या किया कि स्वतंत्रता आंदोलन को स्थगित कर दिया तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमति प्रदान किए। इसी यहाँ पे देखिए समझौता के तहत गांधी जी ने क्या किया कि जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको स्थगित कर दिया और यहाँ पे देखिए द्वितीय गोलमेज जो होने वाला था उस सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने हेतु सहमति प्रदान किए। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र एवं गुजरात अग्रणी राज्य क्यों है। यहाँ पे आपको बताना है कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र एवं जो गुजरात राज्य है वो अग्रणी क्यों है, ये आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए इसका उत्तर यहाँ पे जान लेते हैं। महाराष्ट्र एवं गुजरात में काली मिट्टी सर्वाधिक पाया जाता है। जो महाराष्ट्र और गुजरात है इसमें कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, तो जो काली मिट्टी होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है, यानी सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कपास, यहाँ पे देखिए यह मिट्टी काफी उर्वर मिट्टी है। जो यहाँ पे काली मिट्टी है वो क्या है, काफी उर्वर मिट्टी है। यह अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। जो काली मिट्टी है ये क्या है, अर्ध शुष्क जो क्षेत्र होते हैं, अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं, इसमें कृषि के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है काली मिट्टी। काली मिट्टी पर कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जो काली मिट्टी है ये कपास के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा मिट्टी मानी जाती है। यही कारण है कि कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र एवं गुजरात अग्रणी राज्य हैं। यही कारण है कि जो काली मिट्टी है वो क्या है कि महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक पाया जाता है और ये मिट्टी काफी उर्वर मिट्टी होती है और ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए काफी महत्वपूर्ण मिट्टी होती है। और जो काली मिट्टी होती है इस पे कपास का उत्पादन बहुत ही अधिक होता है और ये काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। यही कारण है कि महाराष्ट्र और गुजरात में यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र और गुजरात में कपास बहुत ही अधिक होता है, इसीलिए जो महाराष्ट्र और गुजरात है वो यहाँ पे कपास उगाने में या कपास उत्पादन करने में अग्रणी राज्य है। तो ये भी आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कैंसर रोग के उपचार में वन का योगदान है। यहाँ पे आपको बताना है कि कैंसर के उपचार में वनों का क्या योगदान है, आपको यहाँ पे बताना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। हिमालय के वन में चीड़ नामक एक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है। जो हिमालय के वन है उसमें चीड़ नामक एक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है जिसके पत्ती, टहनी, छाल और जड़ों से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। जो यहाँ पे देखिए चीड़ नामक एक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है, इसके पत्ती, टहनी, छाल और जड़ से टैक्सोल नामक रसायन प्राप्त होता है। इस टैक्सोल रसायन से निर्मित दवा कैंसर रोग के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। जो यहाँ पे देखिए चीड़ नामक सदाबहार वृक्ष पाया जाता है उसके पत्ती, टहनी, छाल से या जड़ से वहां पे टैक्सोल नामक एक रसायन प्राप्त होता है और इसी टैक्सोल रसायन से निर्मित दवा कौन सा दवा बनता है, तो कैंसर का दवा बनता है और इसी कैंसर की दवा से कैंसर का यहाँ पे उपचार यहाँ पे होता है। कैंसर के रोग के उपचार में वन का महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो समझ में आया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।